गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी में सुपर हीटेड कंप्रेशन का एग्जांपल लेते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सुपर हीटेड कंप्रेशन के न्यूमेरिकल से पहले एक बार पीएच चार्ट को देखते हैं कि पीएच चार्ट को यूज़ करते हुए सुपर हीटेड कंप्रेशन कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है MA 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन। हमारी सिलेबस की जो यूनिट चल रही है वो है यूनिट नंबर 2.2.6 और यूनिट का जो मेन चैप्टर है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र। और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिसमें कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और आपको न्यूमेरिकल में COP या वर्क डन बाय कंप्रेसर निकालना होता है। तो उसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम हरीश धवन, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है सुपर हीटेड कंप्रेशन के ऊपर है। और ये सुपर हीटेड कंप्रेशन का जो डायग्राम है TS डायग्राम इसमें दिखाया गया है। और TS डायग्राम को कैसे देखेंगे आप, ये TS डायग्राम है, ये टेम्परेचर देख रखा वर्टिकल एक्सिस पर और एक्स एक्सिस के ऊपर हम एंट्रोपी दिखा रखी है। ये लिक्विड लाइन है और ये वेपर लाइन है। चार प्रोसेस को इसमें दिखाया हुआ है। पहला प्रोसेस है 1 से 2 जो कि इवेपोरेशन है और इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2 से 3, अब देखिए 2 से 3 कंप्रेशन प्रोसेस है। इट मीन्स बिंदु संख्या 2 पर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर देखिए बिंदु संख्या 2 वेपर लाइन पर स्थित है। ये वेपर लाइन है, इस पर स्थित है। इसका मतलब जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर वेपर लाइन को टच करने का मतलब है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक ड्राई है, शुष्क है, यानी उसकी उसका शुष्कता गुणांक है वो 100% है। ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 100% है। यहाँ पर वेपर कंप्रेशन को कर रहा है और जब कंप्रेशन होगा तो यहाँ पर उसका दाब आपने बढ़ाया तो तापमान भी बढ़ेगा। और कंप्रेशन के पश्चात ये जो साइकिल दिखा रखा है 2 से 3 बिंदु संख्या 3 ये सुपर हीटेड रीजन में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर वेपर लाइन जो दिखा रखी है इसके अंदर का रीजन, वेपर और लिक्विड लाइन के अंदर का रीजन वेट रीजन कहलाता है। वेपर लाइन के आउटर वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा ये कहलाता है सुपर हीटेड रीजन कहलाता है। अब चूंकि बिंदु संख्या 3 यहाँ पर सुपर हीटेड रीजन में आ रहा है, इट मीन्स ये कंप्रेशन सुपर हीटेड कंप्रेशन है। और उसके पश्चात ये कंडेंसेशन प्रोसेस है और कंडेंसेशन में हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर देखिए वेपर लाइन तक तो स्ट्रेट लाइन है, उसके पश्चात कांस्टेंट प्रेशर को हमने इंक्लाइंड दिखाया है। तो इंक्लाइंड जो दिखा रखा है 3 से 3 डेज ये कहलाता है सुपर हीटिंग। कितनी सुपर हीटिंग हुई है वो वेपर लाइन के बिंदु संख्या 3 डेज से लेकर 3 तक ये कहलाता है सुपर हीटिंग। कितनी सुपर हीटिंग हुई है, यानी रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज होने के बाद कितना सुपर हीटेड रहा है, कितना उसका तापमान वेपर में बदलने के पश्चात बदला है, तो ये कहलाता सुपर हीटेड रीजन और ये सुपर हीटिंग कहलाती है। तो ये 3 से लेकर 4 तक ये कहलाता कंडेंसेशन और 4 से 1 थ्रोटलिंग जो कहलाता है एक्सपांसन प्रोसेस और 1 से 2 अगेन इवेपोरेशन। ये साइकिल कंटिन्यूस चलता जाता है। और इसमें हमने देखे कि 2 तापमान हमें दिए हुए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है
और न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ते हुए हम समझते हैं कि हमारा सुपरहीटेड कंप्रेशन का न्यूमेरिकल क्या है। तो इसमें देखिए एक रेफ्रिजरेंट है जिसका नाम है फ्रीऑन 12। एक रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन 12 वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का संघनित ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर हायर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर दिखा रखा है यहाँ पर, ये हायर टेम्परेचर दिखा रखा है यहाँ पर, ये हायर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा वाष्पन ताप ये लोअर टेम्परेचर होता है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रशीतक की क्षमता, जो प्रशीतन क्षमता है ये होनी चाहिए प्रशीतन क्षमता, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी जो प्लांट की है वो 7 टन है। और संघनित्र में जो द्रव होता है, संघनित्र में द्रव में चेंज होता है ये, वह सेचुरेशन होता है, सेचुरेट हो गया, यानी संघनन के पश्चात जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरा का पूरा वेपर में चेंज हो गया, संघनित्र हो गया, संघनन पूरा हो गया कंप्लीट रूप से। तो ये इसमें कंडीशन दे रखी है कि संघनित्र हो रहा है पूरा, इसलिए हमने बिंदु संख्या 4 को लिक्विड लाइन पर टच किया है क्योंकि ये पूरा का पूरा संघनन हो रहा है, सेचुरेशन हो रहा है, सेचुरेट हो गया है, यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो गया। तथा संपीड़न में रुद्धोष्म प्रक्रम है तो रुद्धोष्म प्रक्रम दिखा रखा है यहाँ पर, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो रुद्धोष्म प्रक्रम दिखा रखा है। तो ज्ञात करना क्या है, हमारे को प्रशीतक की प्रवाह की दर दिखा रखी है, संपीड़न को चलाने की आवश्यक शक्ति, कंप्रेसर वर्क निकालना है इसमें, और संयंत्र से निष्कासित ऊष्मा निकालनी है, कितनी निष्कासित ऊष्मा निकालनी होगी, और पूरे जो संयंत्र है उसकी कैपेसिटी निकालनी है COP। और हमें क्या दे रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। और इसके अलावा ये दे रखा है कि रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में एंथैल्पी जो दी हुई है, रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में जो एंट्रोपी दे रखी है यहाँ पर, एंथैल्पी दे रखी है, हीट दे रखी है, टोटल हीट H3। तो ये हमारे को H3 दे रखी है, ये बिंदु संख्या 3 पर जो दे रखा है H3 ऑलरेडी हमें इसमें दी हुई है, और ये है 210 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें 4 जो सब आइटम को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में, रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में, रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में इंथैल्पी दे रखी है 210। ठीक है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हल में दिया हुआ था तो मैंने हल यहाँ पर लिख दिया है। तो ये यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है, सॉल्यूशन यहाँ से, ये क्वेश्चन ही है, यहाँ तक सॉल्यूशन है। तो इसमें TS चक्र दिखा रखा है, TS डायग्राम मैंने बार बार अपने पिछले उसमें दिखा रखे हैं आपके लेक्चर में, वो देख लें आप। तो यहाँ पर हमारे को H3 न्यूमेरिकल में दी हुई है। अब ये दी हुई है हमारे को हायर टेम्परेचर पर लिक्विड हीट हायर टेम्परेचर पर बिंदु संख्या 4 पर जो दे रखी है वो बिंदु संख्या 1 पर होगी, क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जितनी हीट 4 पर होगी उतनी 1 पर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा H1 बराबर 84.868, ये हमने 84.868 ये लिक्विड हीट ले ली टोटल। तो यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हीट है, टोटल जो दी हुई है HF ये है, H4 की वैल्यू है। और यहाँ पर दाब जो दे रखा है वो दे रखा है 12.199, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब हाथ दिखा रखा है 3.086। और यहाँ पर टोटल हीट जो दे रखी है वेपर की वो 206.298 दे रखी है। और ये टोटल हीट यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर ये, तो ये दिखा रखी है अपने को 3 के ऊपर दिखा रखा है, 3 डैश के ऊपर। और लिक्विड की हीट दे रखी है 187, ये H2 की वैल्यू दिखा रखी है, ये H2 की वैल्यू आएगी वेपर वाली। और ये एंट्रोपी दिखा रखी है हमें लिक्विड की, और ये वेपर की दिखा रखी है। इसी तरह हाई लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड की एंट्रोपी और वेपर की एंट्रोपी दिखा रखी है। और हमें गिवन जो हमने दे दिया, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रशीतक की प्रवाह दर, मास फ्लो रेट निकालनी है हमारे को। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से, और ये होती है प्लांट कैपेसिटी से निकालते हैं हम। प्लांट कैपेसिटी दे रखी है हमें 7 टन, और 7 टन को हम 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगी। 7 टन जो होता है तो 1 टन बराबर 3.5 किलो जूल पर किलोवाट के बराबर होता है। 1 टन 3.5 किलोवाट, तो किलो जूल पर सेकेंड हो गया, तो किलोवाट है। जब इसको हम पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा टन को, तो 14,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और प्रवाह दर हम निकालेंगे इवेपोरेशन से, यहाँ पर H2 माइनस H1 से, वो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो रेट है हमारी ये हम पर सेकंड में निकाल रहे हैं। तो हमारा जो
मास फ्लो रेट यहाँ पर आ जाएगा 0.266 किलो जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट क्या आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी हमारी किलोग्राम पर सेकेंड में आनी चाहिए। मास फ्लो रेट आएगी किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये मास फ्लो रेट आएगी हमारी किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पर आएगी मास फ्लो रेट आएगी किलोग्राम पर सेकेंड में। और इसी तरह संपीड़क को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति किससे निकालेंगे, कंप्रेशन वर्क से निकालेंगे हम। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, M(S3 - H2)। H2 लिक्विड हीट निकाल लिया आपने, तो H3 की वैल्यू ऊपर दी हुई है। H2 हम निकालेंगे लिक्विड हीट, यहाँ पर निकालेंगे हम वेपर की Vg, Hg की वैल्यू निकालेंगे हम लोअर टेम्परेचर पर। तो Hg की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 187.397 और H जो हाई टेम्परेचर दे रखा है वो H3 की वैल्यू 210 दे रखी है। मास फ्लो रेट आई हमारी 0.266 किलोग्राम पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा जो कंप्रेसर वर्क आ गया वो 6.01 किलोवाट आ गया है। अब संयंत्र में निस्तारित ऊष्मा, अब कितनी ऊष्मा संयंत्र ने निकाली, तो ऊष्मा कहाँ से निकालेंगे हम, ये निकालेंगे इवेपोरेशन से 1 से 2। तो यहाँ पर आ गया S3 - H4। तो यहाँ पर क्या आएगा S3 - H4। तो S3 कितनी है, यहाँ पर आ गया S3 आ गया हमारे पास 210। और यहाँ पर कितनी ऊष्मा निस्तारित हुई है, वो आएगी H4 से 3 से 4। ये कंडेंसर की आएगी, कंडेंसर में कितनी ऊष्मा निस्तारित हुई है। तो कंडेंसर कहाँ शुरू हो रहा है, 3 से लेकर 4 तक। तो 3 पर मैक्सिमम हीट थी और 4 पर लिक्विड हीट आती है। तो ये लिक्विड हीट आपने 4 पर हायर टेम्परेचर पर ले ली, जिसकी वैल्यू है 84.368। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने मास फ्लो रेट मतलब करने पर 53.2 ये हमारे पास आ गया, वैल्यू आ गई है किलोवाट में। ये आ गई हमारी टोटल हीट जो रिजेक्ट हुई है कंडेंसेशन में, वो आ गई है 53.28 किलोवाट। अब लास्ट जो हमें निकालना है वो है COP। और COP कैसे निकालेंगे, COP के लिए फार्मूला जैसे कि आपको बता रखा है हमने। COP कैसे निकालेंगे, तो COP का फार्मूला है, COP यहाँ से निकालेंगे हम। COP बराबर है RW, ये है रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर। और रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट इवेपोरेशन में होता है तो H2 - H1 और कंप्रेशन वर्क H3 - H2। इनकी जो वैल्यू रखेंगे आप, तो हमारे पास COP जो आएगी वो आएगी, COP की वैल्यू आएगी हमारे पास, COP आती है हमारे पास 4.54। नीचे जो आएगी COP की वैल्यू आती है हमारे पास 4.54, ये आती है 4.54 COP की वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमने मास फ्लो रेट, कंप्रेसर वर्क, कंडेंसेशन में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो निकाली है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको दिखा रखा है। एक दो जगह करेक्शन है, तो यहाँ पर मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकंड में आती है, एक तो ये करेक्शन आपको ध्यान रखना है। और एक जो सॉल्यूशन है यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आपको निकालनी है। मास फ्लो रेट निकाली है हमने, ये निकाली है हमने इवेपोरेशन रेट से, इवेपोरेशन से H2 - H1 से हमने निकाली है, क्योंकि मास फ्लो रेट निकालना पड़ेगा हमारे को प्लांट की कैपेसिटी। और प्लांट की कैपेसिटी शुरू होती है कितनी, यहाँ पर कूलिंग हुई है, ये रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट कितना हुआ, तो यहाँ से निकलेगी हमारी H3 से, H2 - H1 से निकलेगी। कूलिंग कितनी हुई, रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट कितना है, तो ये आता है हमारा यहाँ से H2 - H1। तो रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट जो है उसी से हम मास फ्लो रेट निकालेंगे। और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो प्लांट की कैपेसिटी डिवाइड बाय रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम पर सेकंड में मास फ्लो रेट आ जाएगा। और कंप्रेसर वर्क निकालना है तो H3 - H2 निकालेंगे। और इसी तरह हम कंडेंसेशन से हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, ये H3 - H4 करेंगे, हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और COP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, COP निकालने के लिए हम COP का जो फार्मूला है वो आपने देखा होगा। COP का फार्मूला है यहाँ पर RW डिवाइडेड बाय W, R/W। तो यहाँ पर प्रशीतन प्रभाव डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क। प्रशीतन प्रभाव हम इवेपोरेशन वाले प्रोसेस से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग यही हो रही है। तो H2 - H1 और वर्क डन बाय द कंप्रेसर कहाँ होता है, H3 - H2। तो ये चारों एंथैल्पी हम जब रखेंगे तो हमारे पास COP आती है 4.54। तो इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल है, ये हमने सुपर हीट कंप्रेशन का जो न्यूमेरिकल है सोल्व किया। अब आगे हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल और लेंगे सिंपल। तो इस तरह से हमने आज सुपर हीट कंप्रेशन का न्यूमेरिकल सोल्व किया है और आप इसकी प्रैक्टिस
कर लें। सुपर कंप्रेशन जब सोल्व करना तो कैसे करेंगे। थैंक यू।